नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार या स्टेट का 2024 टीएसटी पीएसटी के लिए। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इसके पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाया था और वो प्लेलिस्ट में है। उसमें मैं भूगोल का भी करवाया हूँ और इतिहास का भी करवाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं आराम से। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें नहीं का प्रश्न है, चुनाव आयोग से नहीं है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ठीक, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये भारत की चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी करना किसका काम है? देखिए, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के चुनाव का जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये दोनों के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति करता है और विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जिस राज्य का होगा उस राज्य का राज्यपाल करता है और लोकसभा राज्यसभा का राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद जो भी होता है सारा जो है चुनाव आयोग करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में? ऑप्शन है राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल कर सकते हैं।
डी है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है। ठीक, जो मृत्यु दंडादेश है वो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है, और सेना न्यायालय के दंडादेश को छोड़कर एवं मृत्युदंड को, ठीक, ये दोनों को छोड़कर बाकी जो है और जो भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की मिलती जुलती हैं, लेकिन ये दो काम वो नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 42वां संशोधन, मौलिक कर्तव्य, 52वां संशोधन, दल बदल निरोधक कानून, 73वां संशोधन, पंचायती राज, 84वां संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो है 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, बाकी जो है सब सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन है ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, दोनों है, कोई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक, जो नीति निर्देशक तत्व है आप इसे वाद योग्य नहीं बना सकते हैं। ठीक, और ये है किसमें? ये भाग 4 में है। ठीक, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 445, 392, 546, 395। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेदों की संख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है धारा 333 से 337 तक, धारा 17 से 20 तक, धारा 5 से 11 तक, धारा 1 से 40 तक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 से 11 तक जो है वो भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है, और ये है भाग 2 में। ठीक, ये है भाग 2 में, और इस पे जो है कई बार इसमें संशोधन भी किया गया है। इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये लागू कब हुआ। देखिए ये लागू हुआ 1955 में। ठीक, 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम लागू किया। ठीक, और इसका संशोधन जो है ये डेट है लागू करने का। ठीक, और इसका संशोधन कब कब हुआ? देखिए 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में,
92 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन हुआ था। ठीक, 8 बार इसमें संशोधन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो माउंटबेटन योजना जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। ठीक, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना में ही हुआ था। ठीक, अब देखिए माउंटबेटन योजना जो थी ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, अब ये आए कब भारत में? तो ये आए थे मार्च 1947 में। 1947 में ये भारत में आए और ये नया वायस राय बन के आए, नया वायस राय। अब ये किसके स्थान पे आए थे? तो ये वेवेल के स्थान पे आए थे, ये वेवेल के स्थान पे आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत पहुँचे थे और 24 मार्च 1947 को एक कार्यभार अपना संभाले थे। उसके बाद ये पूरी स्थिति को जब जान लिए तो बोले कि यहाँ पे बहुत जल्द जो है विभाजन करा के सांप्रदायिक जो दंगे हैं इसको ख़त्म करना है। तो ये एक डेट दिए थे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 एक डेट दिए जो है कि इसी दिन जो है कार्यक्रम निश्चित करके बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक, तो और उसी दिन ये अपना करके सब खत्म कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये दोनों पूछता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था कौन था? ऑप्शन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित पैंथर्स, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया शेड्यूल ऑफ कास्ट फेडरेशन जो है ये इनकी राजनीतिक दल थी जिसकी स्थापना ये 1942 में किए थे। ठीक, 1942 में इसकी स्थापना किए थे ये। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछे, एक और इनका था ना, कौन सा था वो? लेबर पार्टी, ये है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका अगर पूछे तो इसकी जो है कि स्थापना वो 19
1936 में किए थे। 1936 में इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। कब लिया गया? पार्टी के दिशा निर्देश पर, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण, ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर, सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने पर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन उनका लेने का कारण था चौरी चौरा में जो हिंसक वारदात होने के कारण हुई थी, इसी की वजह से। असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था कि विदेशी वस्तुओं को जो है, जो विदेशी वस्तु थी उसको बहिष्कार करने के लिए किया गया था, और उसकी जो संस्था थी उसको भी बहिष्कार करने के लिए किया गया था। ठीक, और उसी बीच जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जो एक हिंसक स्वरूप के फलस्वरूप हुआ था। इसी की वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, कादम्बिनी गांगुली, आनंददीप मोहन बोस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो W.C. बनर्जी किए थे, और लेकिन उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो उसके संस्थापक जो थे वो थे O.U. ह्यूम। संस्थापक उसके O.U. ह्यूम थे, लेकिन अध्यक्षता W.C. बनर्जी किए थे। ठीक, और ये प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885। ठीक, चलिए अगला है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन है मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन, माओ। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। मैकियावेली बोला था कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाला विद्वान है, वो कौन है जो गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है रजनी कोठारी, घनश्याम शाह, योगेंद्र यादव, अमिताभ वारिस्कर। अमिताभ वारिस्कर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रजनी कोठारी, जो है गैर दलीय राजनीति संरचना का जो विचार प्रस्तुत किए थे वो रजनी कोठारी किए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही
उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एम एन राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। कारण आर, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही कौन है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? फिर सुन लीजिए, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? जे ब्राइस का, पी जने का, एलेक्सी द ताकविल का, आइवर ब्राउन का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये जे ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? ऑप्शन, तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी, सामाजिक उदारचेता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने अपनी जो व्याख्या की है वो तात्विक अराजकतावादी के रूप में की है। गांधी जी जो थे ये राज्य विरोधी थे, ये राज्य विरोधी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो उनका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक, इसमें वो शासनकाल, शासनकला और अर्थव्यवस्था इस सब का जो है वर्णन किए हैं इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? ऑप्शन, योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का जो आधार था वो योग्यता थी। ठीक, वो योग्यता पर मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत सभी का अधिकतम विकास उपर्युक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? कथन है, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविकता सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। तो कथन किसका है? ऑप्शन है एम के गांधी, बर्ट्रेड रसल, जी एस मिल, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ए के गांधी का। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में
पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्सी, हंट, लेनिन, लास्की। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लास्की का है। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह वक्तव्य दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, एच.जे. लास्की द्वारा, मुसोलिनी द्वारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स द्वारा। ये कार्ल मार्क्स की जो है घोषणा पत्र में दिया गया था। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। ऑप्शन है धन तथा संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता तथा शोषण का अंत, सामाजिक न्याय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। अगला है, द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? ऑप्शन है नॉर्मन मैलकॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज, संत ऑगस्टीन, निकोलो मैकियावेली। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हर्बर्ट मार्क्यूज। नहीं, ये हर्बर्ट मार्क्यूज की नहीं है, ये तो इनकी है, मैकियावेली की। द प्रिंस जो है ये मैकियावेली के है। ये मार्क्यूज मैकियावेली में कंफ्यूज हो गया तुम्हें, ये निकोलो मैकियावेली का है पुस्तक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। कथन किसका है? कांट का, रूसो का, बोसांके का, टी.एच. ग्रीन का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये टी.एच. ग्रीन का। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन को उदारवादी आदर्शवाद का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? उदारवादी आदर्शवाद का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है? जी.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, जी.डी.एच. कोल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जी.डी.एच. कोल का है ये, कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। अगला है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? तो किसने किया था? ऑप्शन है जी.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, जी.एस. मिल, इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम और जी.एस. मिल में से कौन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
J.S. मिल। J.S. मिल का ये कहा था कि आत्मपरक तथा परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया। ठीक, चलिए अगला है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? क्रांति का कारण सदैव असमानता पर पाया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है बार्कर, सेबाइन, अरस्तु, मैक्सी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ठीक, आइए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया? ऑप्शन है जॉन रॉल्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्क ने, बेंथम ने। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। ठीक, जॉन रॉल्स ने रूसो के पश्चात दर्शन ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया था। अगला है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 30, लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो? ऑप्शन है क्रॉमवेल, क्लेरेंडन, वर्क, सी वाहन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बहुत फेमस है क्लेरेंडन। क्लेरेंडन ही जो है इसको जला दिए थे लेवियाथन की प्रति को। ठीक, प्रति मतलब कृति। ठीक, अगला है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और कथन दूसरा कारण आ रहे हैं। अभी कथन ए, अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है, कारण दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक, तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? ऑप्शन है हीगेल और कांट की, मार्क्स और वेबर की, प्लेटो, हीगल और मार्क्स की, प्लेटो और अरस्तु की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी। ऑप्शन है 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 20,000 व्यक्ति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5040 व्यक्ति। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है प्लेटो, बोधा, मैकियावेली, अरस्तू। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू। ये अरस्तू जो है वो वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? ऑप्शन है कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सही है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। अगला प्रश्न, उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का, राज्य के किसी कार्य का नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, राज्य के सीमित कार्य का। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का जनक था कौन? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। नाजीवाद का जनक जो है वो हिटलर। ठीक, ये जो हिटलर थे ये 1920 में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजीवाद की स्थापना किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य या यदमात्यम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यदमात्यम का जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, फासीवाद। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, परोक्षीय प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? ऑप्शन है हरमन माइनर, रैमजे मेयर, हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिक्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मेयर। अगला प्रश्न है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे है? लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनवादी लोकतंत्र की जो अवधारणा वो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है राज्याध्यक्ष के प्रति, लोकसभा
कि अध्यक्ष के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान, शासन का प्रधान, राज्य का प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान। अगला है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? ऑप्शन ऑस्टिन ने, सालमन ने, विल्सन ने, ग्रीन ने। इसका सही ऑप्शन है ये ऑस्टिन ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में, संपूर्ण संप्रभुता में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र की संप्रभुता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जनता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है बर्गेस का, दुग्वी का, जॉन बोदा का, जेलिनेक का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जॉन बोदा का। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका है? ऑप्शन है ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौता के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है यह किसने कहा था? ऑप्शन है लास्की, लॉक, सीले, जेम्स जे.एस. मिल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये सीले का है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है यह किसका कथन है? मैकाइवर का, लास्की का, लिंडसे का, लावेल का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर का। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? ऑप्शन है हीगेल, रूसो, लॉक, हॉब्स। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ग्रीक, जर्मन, टेक्टोनिक, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ठीक, ओ सॉरी, ए टेक्टोनिक, चौन है ना, टेक्टोनिक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? प्लेटो, कांट, हीगल, ग्रीन।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हीगल। ठीक, ये हीगल का है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन है प्लेटो, बोधा, मैकियावेली, हॉब्स। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है मैकियावेली। मैकियावेली जो है आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? मेटलैंड का, काम्टे का, बकल का और ब्राइस का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये मेटलैंड का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, एफ.ए. हेयक, जॉन राल्स, एंटोनियो ग्राम्शी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जॉन राल्स। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन है अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? ऑप्शन है गार्नर, डिमाक, गिलक्राइस्ट, सीले। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिमाक। अगला प्रश्न है, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? ऑप्शन है युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। 61 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसे युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, फिरोज शाह मेहता को, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, लाला लाजपत राय को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, वह अस्थायी है, यह व्यक्तिगत है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 2 3, 2 4 3, 1 2 3, 1 3 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह अस्थायी है। ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। ये रहे आज के प्रश्न जो हो गए पूरा। ठीक, अगर इसमें और कुछ आप लोगों को लगता हो कि सुधार करना है, इसमें कुछ नया जोड़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।